हाँ, स्टार्ट कर रहे हैं। मैं स्टार्ट ही करने वाली। आज हम नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं, स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स क्या होता है? ये सिंगुलर में भी यूज होता है और प्लूरल में भी। एक वचन भी है और बहुवचन भी। इसका नाम है स्टैटिस्टिक्स। ये एक्चुअल में ये एक साइंस है। इसमें कलेक्शन ऑफ डाटा, डाटा मतलब इंफॉर्मेशन, सारों के बारे में। जैसे डाटा इकट्ठा करते हैं, मान लो आपकी क्लास के बच्चों का मार्क्स इकट्ठे करने हैं, सबके कितने मार्क्स आए हैं, तो सब बच्चों से पूछा जाए कि आपके कितने आए हैं, दूसरे बच्चे के, वो लिस्ट बनाई जाती है। तो इसको बोलते हैं कलेक्शन। कलेक्शन मीन्स इकट्ठा करना, इंफॉर्मेशन इकट्ठी करनी। पहले कलेक्ट किया जाता है, फिर उसको प्रेजेंट किया जाता है। जैसे आपका रिजल्ट कार्ड आता है, रिपोर्ट कार्ड आता है, वो प्रेजेंटेशन है उस डाटा की, आपके मार्क्स। फिर उसको एनालाइज किया जाता है, एनालिसिस होता है उसका। एनालिसिस में ये देखा जाता है कि बच्चा पहले किस पोजीशन पे था, पहले कितने मार्क्स लेता रहा, अब कितने मार्क्स ले रहा है। मैं जस्ट एक एग्जांपल ले रही हूँ क्योंकि सबसे नजदीक आपके ये वाला एग्जांपल है। आप सारे स्टूडेंट्स हो, मार्क्स मिलते हैं आपको, तो आपको सबसे पहले यही समझ आएगा अच्छे से। तो ये कलेक्शन, सबसे पहले कलेक्शन की, डाटा की। डाटा होता है पूरी इंफॉर्मेशन, डाटा, और उसको कलेक्ट किया गया, फिर उसको प्रेजेंट किया गया। जैसे रिपोर्ट कार्ड, रिजल्ट शीट बनती है, प्रेजेंटेशन हो गई। फिर उस पे एनालिसिस होता है उसके बारे में। फिर इंटरप्रिटेशन होती है। इंटरप्रिटेशन में हम बताते हैं, हाँ भाई ये बच्चा यहाँ पे स्टैंड करता है, इसको ये करना चाहिए, इसको ये करना चाहिए, इसको कैसे इम्प्रूव करना चाहिए, ये सारी इंटरप्रिटेशन। तो ये सारे स्टेप्स को करने के तरीके हैं अलग अलग। तो ये सारा स्टैटिस्टिक्स के अंडर आता है। तो अब आपको पता चल गया स्टैटिस्टिक्स है क्या चीज। सबसे पहले कलेक्शन ऑफ रॉ डाटा। रॉ मीन्स जिसको हमने अरेंज नहीं किया हुआ, उसको कुछ भी नहीं किया हुआ, ऐसे ही उठा उठा के। जैसे मान लो मैं सबसे पहले पूछती हूँ, राजदीप आपके कितने नंबर, फिर मैं दिया से पूछती हूँ, फिर सिमरन से पूछती हूँ, फिर शिवानी से पूछती हूँ। तो ये सारा मैं डाटा इकट्ठा कर रही हूँ, कलेक्शन ऑफ डाटा। ठीक है। उसके बाद मैं उसको प्रेजेंट करूंगी, टेबुलर फॉर्म में करूंगी या पिक्टोरियल, वो मैं अभी आपको बताती हूँ कौन कौन सी फॉर्म में हम कर सकते। फिर उसका एनालिसिस होगा और फिर इंटरप्रिटेशन होगी सारे डाटा। तो ये सबको पता चल गया। जो एक सिंगल ऑब्जर्वेशन है, सिर्फ देख के, ऑब्जर्व करके नहीं पता चलता। मान लो कोई टीचर क्लास में आता है, तो वो आप सबकी तरफ देख के ऐसे, उसको नहीं पता चलेगा कि आप में से कौन सा बच्चा किस लेवल का है पढ़ने में, लिखने में और खेलने में या किसी भी चीज में। सिर्फ बच्चों को ऑब्जर्व करके नहीं पता चला। आप अब मेरे सामने जितने भी बच्चे बैठे हो, मैं जब तक आपको पढ़ाते पढ़ाते मुझे धीरे धीरे पता चल जाएगा आपके बारे में, लेकिन एकदम देख के मैं नहीं बता सकती कि कौन सा बच्चा कौन सी क्लास में है, कौन से लेवल का है, मैं नहीं बता सकती, है ना। तो वो धीरे धीरे पता चलता है। तो एक ऑब्जर्वेशन से नहीं पता चलता, दैट इज नॉट ए पार्ट ऑफ स्टैटिस्टिक्स। ठीक है। और दूसरी चीज ये है कि क्वालिटी के बारे में नहीं, क्वांटिटी के बारे में बताता है स्टैटिस्टिक्स। ओके, क्वालिटी के बारे में नहीं बताता। दूसरी चीज ये हो गई। और तीसरी चीज है, हमेशा स्टैटिस्टिक्स जो है वो एक पर्पस को, डेफिनेट पर्पस को दिमाग में रख के फिर इकट्ठा किया जाता है। मान लो आप लोगों ने एग्जाम्स दिए हैं, तो हमने आपको प्रमोट करना है, अगली क्लास में भेजना है। तो उसके लिए हम आपका सारा रिजल्ट कार्ड बनाएंगे और फिर एनकरेज करने के लिए फर्स्ट सेकंड थर्ड पोजीशंस निकालते हैं, ताकि बच्चे एनकरेज होकर और ज़्यादा पढ़ाई करें। उनको एक वो एनकरेज करने के लिए दिया जाता है, फर्स्ट सेकंड थर्ड को प्राइज दिया जाता है। ठीक है। तो ये सारा जो हम स्टैटिस्टिक्स है, ये कलेक्शन ऑफ डाटा, एनालिसिस, ये सब हमारे दिमाग में एक डेफिनेट पर्पस होता है। हम देखना चाहते हैं कि बच्चा कहाँ पे स्टैंड करता है, उसको प्रमोट किया जाए आगे या नहीं, अभी और पढ़ना चाहिए उसको, या आगे जाके उसने कौन सी लाइन पकड़नी है, साइंस लेनी है, आर्ट्स लेना है, म्यूजिक लेना है, या क्या सब्जेक्ट्स लेने हैं, उसको किस लाइन में जाना चाहिए। ये सब देखने के लिए, हमें जज करने के लिए हमें टेस्ट लेने पड़ते हैं और उसके लिए सारा इंटरप्रिटेशन होती है सारी। दैट इज पार्ट ऑफ स्टैटिस्टिक्स। ठीक है। तो आपको पता चल गया कि ये स्टैटिस्टिक्स क्या होता है। अब बारी आती है डाटा इकट्ठा करने की। डाटा इकट्ठा करने का दो तरह का डाटा होता है। एक तो एक तो होता है, आप लोग म्यूट कर लो बेटा, तभी आपको ठीक नहीं देगा। सब बच्चे म्यूट रखो, बस ध्यान से सुनो, कहीं पे कोई डाउट है तो पूछ। दो तरह का डाटा होता है जो इकट्ठा किया जाता है। एक होता है प्राइमरी डाटा, दूसरा होता है सेकेंडरी डाटा। अब प्राइमरी डाटा वो डाटा है जो, जैसे मैं आप लोगों से आपके मार्क्स पूछती हूँ,
तो आप मुझे बताते हो, एक एक बच्चा अपने मार्क्स बता देता है। वो हो गया प्राइमरी डाटा, वो मैंने डायरेक्ट लिया बच्चों। सेकेंडरी होता है, मान लो मैं एक बच्चे की ड्यूटी लगा देती हूँ, मैं उमाकांत की ड्यूटी लगा देती हूँ कि बेटा सब बच्चों के मार्क्स पता करके एक लिस्ट बना के मुझे दो। तो ये सेकेंडरी, मैंने उमाकांत की हेल्प ली, तो मेरे पास ये उमाकांत के थ्रू इंफॉर्मेशन आई, तो ये सेकेंडरी डाटा हो गया। प्राइमरी डाटा तब होता अगर मैं एक एक बच्चे से पूछ के डाटा इकट्ठा करती, वो डायरेक्ट कन्वर्सेशन हो, डायरेक्ट हम कांटेक्ट करके लेते हैं, उसको प्राइमरी डाटा कहते हैं। और सेकेंडरी जो मैं किसी के थ्रू लेती हूँ, या मैं आप लोगों के स्कूल से रिकॉर्ड मंगवा के अपने पास लेती हूँ। जैसे मुझे आप लोगों के फोन नंबर्स चाहिए, तो मान लो मैं किसी सिंपी की ड्यूटी लगा देती हूँ, बेटा सबके फोन नंबर इकट्ठे करके मुझे दे दो, तो मैंने सिंपी के थ्रू इकट्ठा किया डाटा, तो दैट इज सेकेंडरी डाटा। या मैंने आपके स्कूल से सब बच्चों के स्कूल्स के बारे में पता किया और स्कूल वालों से आपके बारे में जानने की वो लिया डाटा। या जो आपके टीचर्स हैं, जैसे आप कहते हो हमारे राजन सर हैं, हमारे सत्यजीत सर हैं, मैं उनसे आपके बारे में कोई डाटा इकट्ठा करती हूँ, तो दैट इज सेकेंडरी डाटा। अब मेरे को लगता है दोनों चीजें समझ आ गई होंगी आपको। आ गई समझ? किसी को कोई डाउट है अभी तक जो मैंने बताया कि समझ आ गया? आ गया लगता है ना? ओके, तो इसको हम डिफाइन कैसे करेंगे? इसके बाद मैं आपको बता रही हूँ कि रॉ डाटा को किस तरह से इकट्ठा करके कैसे उसको अरेंज किया जा सकता है। एक तो ऑर्डर है उसको अल्फाबेटिकली, जैसे आप लोगों के नाम है। अब सबसे पहले ए से किसका नाम है यहाँ पे? ए से है कोई? अनमोल। तो मैं अल्फाबेटिकली ले रही हूँ, मैं सबसे पहले अनमोल का बारे में इंफॉर्मेशन लेती हूँ, ठीक है। उसके बाद अदिति है, अब्बास है, इनके नाम ए से है, तो पहले मैं ए वाले बच्चों के नाम लिख लेती हूँ और उनकी इंफॉर्मेशन लेती हूँ। फिर बी से अगर किसी का नाम है, बी से कोई नहीं है तो सी पे आ गए, ऐसे अल्फाबेटिकली सबका अरेंज करती हूँ नाम, और फिर उनकी इंफॉर्मेशन उनके सामने लिखती हूँ। एक तो ये तरीका है, ठीक है। डिक्शनरी में भी अल्फाबेटिकली सारा चलता है ना, ऐसे ही हम ए से, वो ढूंढना आसान होता है। मान लो मुझे एम वाले नाम किसी को ढूंढना है तो मैं सीधा एम पे चली जाऊंगी, ठीक है, एम वाले नाम पे चली जाऊंगी। अदरवाइज मुझे अगर आगे पीछे नाम होंगे तो मुझे सारी लिस्ट चेक करनी पड़ेगी उनका, एम वाले बच्चे का नाम ढूंढ, ठीक है ना। तो एक तरीका तो यह है कि सीरियल ऑर्डर या सीरियल ऑर्डर या अल्फाबेटिकली ऑर्डर, एक तरीका ये है। एक दूसरा तरीका असेंडिंग ऑर्डर और तीसरा है डिसेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर में जैसे सबसे कम मार्क्स किसके आए, सबसे पहले वो लिखा, फिर उसके बाद उससे ज्यादा किसके आए उसका नाम लिखा, उसके आगे उसके मार्क्स लिखे, फिर उससे ज्यादा, ऐसे इंक्रीजिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर या इंक्रीजिंग ऑर्डर। रीना आपके पीछे से आवाज आ रही है, प्लीज म्यूट कर लो। रीना मैंने यही बताया था कि ये कहाँ से आवाज आ रही है बर्ड्स की? दिया के पीछे से आ रही है। राजदीप आपके वहां से आ रही है? म्यूट कर अब। ठीक है, ठीक है। मैंने यही बताया था कि सीरियल ऑर्डर में या अल्फाबेटिकली ऑर्डर में अरेंज कर सकते हैं, या हम असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग जैसे एक बच्चे के सबसे कम मार्क्स आए, सबसे पहले उसका नाम लिखा, फिर उससे ज्यादा जिसके आए, फिर उससे ज्यादा आए उसका नाम, फिर उससे ज्यादा वाला, ऐसे इंक्रीजिंग ऑर्डर में सारों के नाम लिखे। और तीसरा मेथड है कि डिसेंडिंग ऑर्डर। ये जस्ट मैं अभी मार्क्स का ले रही हूँ एग्जाम्पल, अदरवाइज आप कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हो। टेम्परेचर ऑफ डिफरेंट सिटीज का ले सकते हो, पॉपुलेशन ऑफ डिफरेंट कंट्रीज, पॉपुलेशन ऑफ डिफरेंट सिटीज, कोई भी चीज का आप एग्जाम्पल, कोई भी टाइप के क्वेश्चंस ले सकते हो। अभी जस्ट मैं आपको ये मार्क्स वाला ही ले रही हूँ, एक ही टाइप का एग्जाम्पल ले, ठीक है। और डिसेंडिंग ऑर्डर ऐसे कि जो सबसे ज्यादा मार्क्स आ रहे हैं जिस बच्चे के, उसका नाम सबसे पहले, फिर दूसरे नंबर पे उससे कम मार्क्स वाले बच्चे का नाम, उसके आगे उसके मार्क्स, इस तरह से ये डिसेंडिंग ऑर्डर हो गया। तो 3 तरीके हैं, एक अल्फाबेटिकली, दूसरा असेंडिंग ऑर्डर और तीसरा डिसेंडिंग ऑर्डर। अब सबसे पहले जो भी हमारे पास डाटा इकट्ठा हुआ है, हम तो एट रैंडम सारा डाटा इकट्ठा कर रहे हैं ना, फिर जब हमारे पास डाटा इकट्ठा हो गया तो हमने उनको अरेंज करना है, एक ऑर्डर में उनको लिखना है, ताकि हौच पौच ना हो, हमें कुछ ढूंढना हो तो करीने से लिखा होगा तो हम उसको ढूंढ भी लेंगे, उसमें ढूंढना आसान रहे।
इसलिए हम उनको ऑर्डर में लिखते हैं। तो अगर हमें मान लो 10 बच्चों के मार्क्स हैं तो हम उनको या तो इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में उनके मार्क्स लिख लेंगे। जैसे अभी तो मेरे पास ये बहुत बड़ा डाटा है, कोई छोटा सा डाटा लेते हैं, किसी के मार्क्स हैं तो हमने छोटे से बड़ा ऐसे करके अरेंज कर लेना या बड़े से लेके छोटा नंबर ऐसे करके अरेंज कर लेना। ठीक है, एक तो ये तरीका हो गया। फिर इसको टेबुलर फॉर्म में हम लिखते हैं। और एक तरीका और होता है रोल नंबर वाइज लिखना। हमने बच्चों को रोल नंबर्स अलॉट किए होते हैं तो रोल नंबर वाइज भी हम उनके मार्क्स को लिख सकते हैं। रोल नंबर 1 के इतने, रोल नंबर 2 के इतने, रोल नंबर 3 के इतने। अब हमारे पास कई ऐसी चीजें आ जाती हैं कि एक ही सेम मार्क्स 2 या 3 बच्चों के या ज्यादा बच्चों के भी आ गए। मान लो 80 मार्क्स, 100 में से 80 मार्क्स 3 बच्चों के आ रहे हैं, तो हमें कैसे पता चलेगा ये कौन कौन से बच्चों के मार्क्स हैं 80? तो इसके लिए हम टेबुलर फॉर्म में सबसे पहले हम मार्क्स को लिख लेंगे। मान लो किसी के 30 आए, किसी के 80 आए, किसी के 50, राउंड फिगर भी है, किसी के 70। हम राउंड फिगर वाला ही एग्जांपल ले लेते हैं कि किसी बच्चे के 10 मार्क्स आ रहे हैं, हम 50 तक का लेते हैं, पहले छोटा एग्जांपल लेते हैं। 50 में से किसी बच्चे के 10 मार्क्स हैं, किसी के 20 हैं, किसी के 30 हैं, किसी के 40 हैं, किसी के 50 हैं। ठीक है, तो हमने 5 रोज बना लेनी है और उसमें मार्क्स, क्योंकि 5 तरह के नंबर ही आए हैं बच्चों के, 10, 20, 30, 40 और 50। मान लो हमने 50 बच्चों का ही रिजल्ट लिखा है, तो हम क्या करेंगे, पहले हम एक कॉलम बनाएंगे, उसमें मार्क्स लिखेंगे। 10 लिखा, उसके नीचे वाली सेकंड रो में 20, थर्ड रो में 30, फोर्थ रो में 40 और फिफ्थ रो में 50। अब इसके सामने दूसरा कॉलम बनाएंगे, उसका हेडिंग देंगे टैली मार्क्स। अब हम मार्क्स, टैली मार्क्स, आपको पता है क्या होता है टैली मार्क्स? किसी को पता है? नहीं पता। टैली मार्क्स होता है, जैसे आप 1 लिखते हो ना, 1 एक लंबी लाइन लगाते हो ना वर्टिकल, है ना, उसको हम टैली मार्क बोलते हैं। मान लो चौक से या पेंसिल से या पेन से, किसी भी चीज से हम एक लाइन सीधी खींच देते हैं ऊपर से नीचे, फिर दूसरी लाइन खींच देते हैं, तो ये टैली मार्क्स हैं। 1 1 1 1। यस, मोइनुद्दीन अब्बास ने लिख के बताया है। पहले ठीक था बेटा, अब ऑब्लिक कर रहे हो आप, पहला ठीक था। तो ये टैली मार्क्स सीधी, क्या बोलते हैं इसको, आड़ी आड़ी लाइनें होती हैं, ये आड़ी लकीरें, ऊपर से नीचे की तरफ की लकीरें। ठीक है, अब जैसे मान लो एक बच्चे के 10 नंबर आए, उसके बाद फिर हमने ढूंढा एक और बच्चे के भी 10 आए, फिर ढूंढा आगे तो एक और बच्चा है जिसके 10 आए, तो 3 बच्चे हैं जिनके 10 नंबर आए हैं। इसी तरह 4 बच्चे हैं जिनके 30 नंबर आए हैं। ठीक है, तो अगर इस तरह से है तो हम सबसे पहले जो हमने मार्क्स सबके लिख रखे हैं रोल नंबर वाइज, सबसे पहला नंबर हमने देखा, मान लो वो आया 40, तो हमने जहाँ पे 40 लिखा है उसके सामने टैली मार्क में एक आड़ी लकीर खींच देंगे, तो वो एक 40 मार्क्स को डिनोट कर रहा है, उसका काम हो गया, भी उसकी लकीर हमने खींच दी। फिर दूसरा नंबर, दूसरा रोल नंबर के मान लो 20 नंबर आए हैं, तो हमने 20 के सामने एक आड़ी लाइन लकीर खींच दी, तो वो उसका टैली मार्क हो गया। तीसरे रोल नंबर के 30 नंबर आए हैं, तो 30 के सामने हमने एक आड़ी लाइन लगा दी। फिर से 4 रोल नंबर के 40 नंबर आए हैं, तो 40 के सामने एक लाइन लगा दी। फिर से एक बच्चे के 5 रोल नंबर के 20 मार्क्स आए हैं, तो 20 के सामने हमने एक और आड़ी लाइन खींच दी, लकीर खींच दी। तो ये सीधी सीधी 1 2 3 इस तरह से हम लाइंस खींचते जाएंगे। जब हमारा सारा डाटा कवर हो जाएगा तो हम इन लाइंस को काउंट करेंगे। मान लो 10 के सामने जो लाइंस हैं वो 4 आई हैं, तो उसके सामने उसकी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, तीसरा कॉलम बनेगा, उसका हेडिंग आएगा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, जितने स्टूडेंट्स के 10 मार्क्स आए हैं, हमने गिना, मान लो 4 हैं ऐसे बच्चे, 1 2 3 4 लाइंस हैं, तो उसके सामने वो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के नीचे लिखेंगे हम 4 4, तो 4 फ्रीक्वेंसी हो गई, 4 बच्चे ऐसे हमें पता चल गए जिनके 10 नंबर आए हैं। इसी तरह 20 के सामने मान लो 6 लकीरें हैं। अब एक और बात बतानी है आपको कि जब हम लकीरें खींच रहे हैं, 4 खींच लेते हैं ना, 4 खींचने के बाद जब 5वीं लकीर खींचते हैं तो उसको हम सीधा एक और लकीर नहीं बनाते, हम इनको क्रॉस कर देते हैं। जैसे हम एन लिखते हैं, एन फॉर नंगल, है ना, एन फॉर नंगल जैसे है,
तो n जो जैसे लिखते हैं तो पहली वाली लाइन और लास्ट वाली लाइन, पहली लाइन के टॉप से शुरू होके लास्ट लाइन के बॉटम तक ऐसे तिरछी एक लाइन जो इनको काट रही है, बीच की 2 लाइनों को काटते हुए निकल रही है। आप समझ रहे हो मैं क्या कह रही हूँ? 4 लाइन सीधी और 5वीं लाइन हमेशा पहली लाइन के ऊपर नोक से शुरू होके लास्ट 4th लाइन के नीचे जो बॉटम वाली नोक है उससे हमने सीधी इसको मिला देना है, तिरछी लाइन आ जाएगी ये, ठीक है। तो ये इसका मतलब हो गया 5 का एक सेट हो गया। उसके बाद अगर छठा एक और बच्चा निकल आता है 20 नंबर का या 30 का, 5 के बाद छठा एक और बच्चा भी है, तो वो फिर से नया सेट शुरू हो जाएगा। मान लो 5 वो भी कंप्लीट हो गए तो 5वीं लाइन हमेशा टेढ़ी वाली आएगी, 4 लाइन सीधी और 5वीं लाइन उसको कट करते हुए। तो ये 5 का एक सेट हो गया। हमें जब काउंट करने हैं, मान लो इस तरह के 30 सेट बन गए, तो हमें काउंट करने में इजी हो जाएगा। एक सेट आया, दूसरा आया, तीसरा आया, चौथा आया, ऐसे ऐसे करते करते जितने मान लो 10 सेट्स हैं तो 10 सेट हमने गिन लिए, 10 को 5 से गुना कर दो तो मतलब 50 बच्चे ऐसे हैं जिन बच्चों ने 20-20 नंबर लिए, ठीक है। तो इनको काउंट करना इजी है। तो अब इनकी जो फ्रीक्वेंसी है वो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के नीचे हम लिख, ये तरीका है। और उसके बाद जब हम सारा कुछ ये कर लेंगे काम, तो हम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को काउंट करेंगे, सबका टोटल करेंगे, तो वो पूरी क्लास का, मान लो 50 बच्चों की क्लास है, तो ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो फ्रीक्वेंसी आई है इनका टोटल भी उतना ही होगा जितना नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास हो, ठीक है। तो ये एक तरीका है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाने, ओके। ये हमें प्रैक्टिस करके सीख जाओगे आप लोग। अभी पहले इतना ही सीखते हैं, फिर मैं आपको इसके क्लास इंटरवल्स बनाने भी सिखा दूंगी, ओके। अब हम आते हैं इनकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। जैसे हमने डाटा इकट्ठा कर लिया, उसको फ्रीक्वेंसी उसकी फाइंड कर ली, टैली मार्क्स लगा के फ्रीक्वेंसी फाइंड कर ली, तो हमें पता चल गया सब बच्चों के बारे में। और फिर हमने उनको ग्राफ में, ग्राफ पेपर पता है सबको? ग्राफ पेपर जानते हो आप लोग क्या होता है? उसमें स्क्वेयर्स बने होते हैं, स्क्वेयर्स बने होते हैं। हाँ, कुछ बच्चों को पता है, कुछ को अगर नहीं पता तो ग्राफ पेपर होता है, उसके ऊपर प्लॉटिंग करनी आसान होती है, ड्रॉ करना आसान होता है, क्योंकि एक एक बॉक्स में 10-10 के खाने बने होते हैं, चौरस चौरस खाने बने होते हैं, स्क्वेयर्स होते हैं। बड़े स्क्वेयर होते हैं, उसमें छोटे 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 स्क्वेयर्स बने होते हैं। तो उसमें आपको प्लॉट करना बड़ा अच्छा भी लगता है, इजी भी होता है, सीधी लाइंस भी लग जाती हैं और पॉइंट्स गिनने में दिक्कत नहीं आती, क्योंकि हर एक बड़े बॉक्स में छोटे 10-10 बॉक्स होते हैं। तो वो ग्राफ जो है वो ड्राइंग के लिए बहुत यूजफुल है। और जैसे अब हमने कोई ऑब्जर्व करना है, इंटरप्रेट करना है, एनालाइज करना है, तो अगर वो हमारे सामने कोई पिक्चर बनी हुई हो, ग्राफ बना हो, आप लोगों ने, अगर आप पता नहीं न्यूज़ देख पाते हो आप लोग, स्टेटिस्टिकल डाटा, जैसे टेम्परेचर ऑफ डिफरेंट सिटीज, डिफरेंट स्टेट्स, उसका ग्राफ बना हुआ आता है न्यूज़ में, कई बार शो भी करते हैं। कभी देखा है आप लोगों ने? उसको ऑब्जर्व किया कभी? नहीं, कोई बात नहीं, मैं आपको इसके बारे, हाँ, ग्राफ में आपको बता देती हूँ। ग्राफ होता है प्लेन पेपर के ऊपर चेक चेक सा बना होता है, मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन, स्क्वायर 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 बने होते हैं सारे। तो मुझे पता नहीं ब्रेल में ये यूज होता है कि नहीं, आई डोंट। चलो फिर भी मैं आपको नॉलेज के लिए बता रही हूँ, ये चेक चेक सा बना होता है इसमें, तो उसके ऊपर हम ड्रॉ करते हैं ग्राफ को। तो इसको, ग्राफ को कैसे रिप्रेजेंट करना है, इसके कई मेथड्स हैं। एक है पिक्टोरियल मेथड। अब पिक्टोरियल मेथड मैं आपको रफली समझा देती हूँ, ग्राफ पेपर भी समझ आ जाएगा। पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन होती है इसकी, और दूसरी बार ग्राफ्स होते हैं, तीसरा पाई ग्राफ्स या पाई चार्ट्स होते हैं। अनमोल, आपने किया है ये चैप्टर बेटा 5th में? अनमोल, अनमोल आप कहाँ हो बेटा? चलो कोई बात नहीं, ये ऑन करके इधर उधर होगा फिर। जैसे पिक्टोरियल में ऐसा होता है कि मान लो 10 बच्चे हैं जिनके 10 नंबर आए हैं, ठीक है। तो हम उन, हाँ अनमोल, आपने ये चैप्टर किया हुआ है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा? हाँ, तो ग्राफ आपको कैसे पढ़ाया गया था बेटा? वो तो ठीक है, आपको ग्राफ के बारे में नॉलेज कैसे दी थी उन्होंने? आपको ग्राफ की नॉलेज है, ग्राफ क्या चीज होती है? हाँ, जैसे उसमें सीधी लाइंस भी हैं और उन्हीं को कट करती हुई ऊपर से वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों तरह की लाइंस हैं। हमने एक, जैसे 1 सेंटीमीटर को 10 पार्ट्स में डिवाइड किया,
हॉरिजॉन्टली भी और वर्टिकली भी, ठीक है। तो एक स्क्वायर लिया, स्क्वायर मतलब चारों साइड्स बराबर ली, उसकी उसको 100 खानों में बांटा, ऐसे शायद समझ आ जाए आपको। उसको वन वन मान लो हमने 10 सेंटीमीटर का लिया, 10 सेंटीमीटर, हाँ हाँ रीना आपको समझ आ गई, छोटे छोटे बॉक्स बने होते हैं, वो उनकी लेंथ और ब्रेड वो स्क्वायर्स ही होते हैं। जैसे आप लोग ऐसे इमेजिन करो कि एक स्क्वायर लिया हमने, ठीक है। अब स्क्वायर को जो नीचे बेस है उसका, वहां पे बेस को मान लो हमने 10 सेंटीमीटर का ले लिया, मैं ऐसे बड़ा ले रही हूँ आपको, 10 सेंटीमीटर का ले लिया। तो 10 सेंटीमीटर को एक एक सेंटीमीटर के इंटरवल पे आप पॉइंट लगा लो, उसकी हर साइड पे, उसकी जो नीचे वाली साइड है, उसके सामने ऊपर वाली साइड, लेफ्ट वाली साइड पे और राइट वाली साइड पे, 4 साइड्स होती है ना स्क्वायर की, हर साइड पे एक एक सेंटीमीटर दूर एक आप पॉइंट लगा लेते हो, ठीक है। अब जो ऊपर वाला पॉइंट है पहला और नीचे वाला पॉइंट, इसको आपस में ज्वाइन कर देते हो। तो ये 10 लाइंस ऐसे आड़ी लाइन है, ऊपर से नीचे वर्टिकल लाइंस, 10 लाइंस ड्रॉ कर दो। इसी तरह से वर्टिकली लेफ्ट साइड से राइट साइड वाले पॉइंट्स को ज्वाइन कर दो। तो ये सारे पॉइंट्स को ज्वाइन करने पे वो चेक चेक सा बन जाएगा, स्क्वायर स्क्वायर बन जाएंगे, 100 स्क्वायर्स बन जाएंगे ना हर लाइन पे, वर्टिकली भी और हॉरिजॉन्टली भी आपने उनको डिवाइड कर लिया। इस तरह के खाने बने हुए होते हैं, और इस तरह के छोटे छोटे कई सारे बॉक्सेस को, मतलब कई सारे बॉक्सेस में डिवाइड किया होता है, बारीक बारीक सा होता है। ये मैंने तो 1 सेंटीमीटर बहुत बड़ा लिया ना, छोटे छोटे से होते हैं, 1 सेंटीमीटर का पूरा होता है, उसको 10 भागों में डिवाइड किया होता है। तो ऐसे चेक चेक बना होता है, उसमें काउंट करना इजी है। जैसे एक एक वो पहला यूनिट है, उसमें 10 पॉइंट्स हैं, तो 1 2 3, अगर मैंने कहा कि 3 स्टेप्स इधर जाओ, जैसे मैंने आपको लाइन पे नहीं समझाया था, लाइन पे इंटीजर्स ड्रॉ करने। हाँ समझाओ। चलो तुम समझा दो सब बच्चों। हाँ इमरान आप क्या कह रहे हो? हाँ जैसे ये अनमोल दिखा रहा है, अगर आप देख पा रहे हो, अनमोल दिखा रहा है ना, ये तो बड़ा बड़ा, ये तो चेस बोर्ड दिखा रहा है, ये चेस बोर्ड दिखा रहा है ना। इसको आप इमेजिन करो, ये बिल्कुल बारीक बारीक सा छोटा छोटा है, ये इतने बड़े नहीं है, छोटे छोटे। हाँ 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 हाँ, जैसे मैथ्स की कॉपी होती थी, उसमें खुले खुले थे ना, इसमें बिल्कुल बारीक बारीक टाइट टाइट है उसका। हाँ दिखाओ राजदीप। हाँ हाँ, मैं बेटा तभी आपकी हेल्प ले रही हूँ कि मैं अपना कन्वे नहीं कर पा रही हूँ, आपकी हेल्प इसीलिए ले। आप बताओ। ओके, दिखा दो। वीडियो कॉल करके कैसे, इस क्लास को तो नहीं दिखा पाओगे ना? कौन समझा सकता है आप में से, कौन समझा सकता है ग्राफ पेपर क्या होता है? जो बच्चे नहीं देख पाते उनके लिए। हाँ हाँ हाँ, दिख गया। तो आप समझा ही दो ना कोमल। ये कोमल ने ब्रेल स्लेट दिखाई है अभी, ये तो सब बच्चों के पास, सब बच्चों को पता होगा ना ब्रेल स्लेट का, बस उसी तरह की है। हाँ 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 हाँ, बिल्कुल सही। अब पता चल गया सबको। अब तो बहुत अच्छा समझा दिया कोमल ने, इमरान ने बहुत अच्छे से बता दिया, राजदीप ने भी बताया, अनमोल ने दिखा भी दिया, कोमल ने भी बता दिया, ब्रेल स्लेट जैसा है ना। तो ये ग्राफ भी इतना बारीक। अनमोल आपने दिखाया ना चेस बोर्ड, वो आपका आइडिया ठीक है, स्क्वायर्स हैं, लेकिन वो बहुत बड़े हैं। जो ग्राफ होता है उसमें बिल्कुल बारीक बारीक से बनते हैं, छोटे से। जितना ये चेस बोर्ड का है ना, इसके अंदर तो एक खाने के अंदर, जैसे मैंने अभी लिया ना, मैं आपको बताया कि एक खाना ऐसे लो, उसके 10 पार्ट्स में डिवाइड करके उनकी लाइंस बनाओ। आपका जैसे एक स्क्वायर है ना ब्लैक या एक वाइट है, उसके अंदर पूरा चेक बन जाएगा, 100 खाने बन जाएंगे उसके अंदर। हाँ, वो इतना बारीक होता है। यस, ये किसने शो किया? अब्बास ने शो किया। हाँ, ये अगर आप लोगों को पता चल रहा है, जिन बच्चों को, वो तो देख सकते हैं। और बाकी बच्चों, ये ग्राफ होता है, ये सबको पता चल रहा है बेटा? हाँ, जिनको नहीं पता चल रहा, अच्छा मेरी बात सुनो, मैं तो जस्ट इसकी नॉलेज दे रही थी, ये इतना भी इम्पोर्टेंट नहीं है। आपको नहीं भी पूरा नहीं भी समझ आ रहा, तब भी आप घबराओ नहीं, हम फिर भी स्टैटिस्टिक्स पढ़ सकते हैं, मैं आपको वो समझा देती हूँ कैसे, ठीक है। और भी मैं इजी वे में करवाती हूँ। हाँ यस, चलो अभी मैं जो क्वेश्चंस करवा रही हूँ ना, मैं आपको समझ आ जाएंगे, ठीक है। आपको ग्राफ भी समझ आ जाएगा, अभी आ जाएगा। हम थोड़ा शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता रही हूँ पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन, सबसे इजी वाला। पिक्टोरियल होता है, जैसे मान लो एक एग्जांपल लेते हैं, मान लो 7 स्टूडेंट्स हैं एक क्लास में, और उनके मैथ्स में जो मार्क्स आए हैं
हमने एक, मैं बुक वाला ही एग्जांपल ले रही हूँ, राहुल के 80 नंबर आए हैं, 80 मार्क्स आए हैं, रोहन के 90 मार्क्स आए हैं, मयंक के 60 मार्क्स, सचिन के 70, विकास के 60, प्रिया के 80, सिम्मी के 70, सबके मैंने राउंड फिगर में ले लिए मार्क्स। ठीक है, अब इसके लिए अगर हमने पिक्टोग्राफ बनाना है, पिक्टोग्राफ होता है पिक्चर्स, पिक्चर्स मतलब फोटोज, ये नहीं कि स्टूडेंट्स की फोटोज बना देनी है, हम उनको डिनोट करने के लिए कुछ भी फोटो बना सकते हैं। आपको जो भी ड्रॉ करना आता है, आपको फूल बनाना आता है फूल बना लो, फ्लावर बना लो, आपको पत्ता बनाना आता है, लीफ बनाना आता है, लीफ बना लो, आपको एक छोटा सा कार्टून सा बच्चा बनाना आता है, छोटा सा कार्टून बना दो, स्केच बना दो, छोटा सा कुछ भी बना दो। और हम अब ये 80 90 इतने सारे तो नहीं लिखेंगे, हम 10-10 का एक ग्रुपिंग कर लेते हैं। 10-10 बच्चों की जगह एक हम पान का पत्ता बना लेते, पत्ता बनाना बहुत ईजी है ना, फटाफट बन जाता है, शक्ल बनाने में टाइम लगता है। तो मान लो हमने एक पत्ता बना लिया, पत्ते की शेप बना ली, तो 10 बच्चों के लिए एक पत्ता ऐसे हमने बांट लिया उनको। अब हम इसका जो पिक्टोग्राफ बनाना है हमने, उसमें 2 कॉलम्स बनाएंगे जैसे टेबल में, एक में टॉप पे लिखेंगे, पहले कॉलम में ऊपर लिखेंगे स्टूडेंट, और दूसरे कॉलम में लिखेंगे मार्क्स ऑब्टेन्ड, जितने उनके मार्क्स आए। ठीक है, अब पहले कॉलम में सारे बच्चों के नाम लिखते जाओ, उनकी रोज बनती जाएंगी, पहले नंबर पे राहुल, दूसरे पे सचिन, तीसरे पे प्रिया, ऐसे करके 7 बच्चों के नाम लिख लो। 7 लाइंस आ गई, रोज बन गई। अब इनके सामने सामने इनके मार्क्स ऑब्टेन्ड हमने लिखने। अब अगर हम लिखते हैं 80 70 90 इस तरह, तो हमें स्पेशली ध्यान देना पड़ता है कि कौन से बच्चे के ज्यादा नंबर है, कौन से के कम है। ठीक है, तो अगर हम पिक्टोग्राफ की हेल्प लेते हैं, पिक्टोग्राफ के रूप में उनको शो करते हैं, तो हमें एक नजर में ही पता चल जाता है। हम उनको, आप लोग टच करके भी पता कर सकते हो, आप कुछ ब्रेल में कर सकते हो, उभरा उभरा हुआ कोई पॉइंटर रख लो, आप कोई पॉइंट्स रख सकते हो ब्रेल में, एक लाइन में रखते हो ना कुछ, जिससे वो उभर के आए। हाँ, आप वो कर सकते हो, नहीं तो आप इमेजिन कर सकते हो, आपको नॉलेज तो हो जाएगी ना इसकी कि क्या करना है। पिक्चर्स बनानी मतलब फोटो बनानी है। अब जैसे मान लो राहुल के 80 मार्क्स आए हैं, तो मैं 80 के सामने मार्क्स ऑफ प्रिंट के नीचे 8 पत्ते बना देती हूँ, छोटे छोटे पत्ते बना देती है, छोटे छोटे कार्टून, कुछ भी, जो भी एक चीज बनानी है, या हम कुछ भी पिक्चर मतलब पिक्चर नहीं बनानी आती, हम आप हो गए हमें स्केचिंग नहीं आती, तो कोई बात नहीं, आप सर्कल बना लो, छोटे छोटे सर्कल बना लो। छोटा सा सर्कल बनाया, अब एक लाइन में 1 2 3 4 5 6 7 8 सर्कल्स बना लिए, या पत्ते बना लिए, या फूल बना लिए, कुछ भी बना लिया। ठीक है, 8 पत्ते बना लिए एक लाइन में, और उसके नीचे सचिन के मार्क्स आए हैं 70, तो सचिन के सामने 7 पत्ते बना लिए। इसी तरह प्रिया के आए 80 मार्क्स, तो प्रिया के आगे फिर मैंने 8 पत्ते बना लिए। रोहन के 90 मार्क्स आए, तो रोहन के आगे 9 पत्ते बना लिए। फिर विकास के 60 आए, तो विकास के आगे 6 पत्ते बना लिए। और सिम्मी के 70 मार्क्स, तो सिम्मी के आगे 7 पत्ते बना लिए। और फिर मयंक के 60 मार्क्स आए, तो मयंक के आगे भी 6 पत्ते बना लिए। अब मेरे सामने पूरी पिक्चर क्लियर हो गई, सबकी मैंने फोटोज बना के सामने डाल ली। तो जो लंबी लाइन है वो आगे तक गई हुई है ना, एंड तक गई हुई है। सबसे बीच में रोहन की, तो रोहन के एकदम मेरी नजर जाती है, मैं काउंट करती हूँ, 3 3 6 और 3 9, 90 मार्क्स आ रहे हैं, मेरे को एकदम से पता चल जाता है सबसे ज्यादा मार्क्स रोहन के आए 90। ठीक है, फिर उससे कम, 9 से कम, इससे पहले 8 वाली लाइन है प्रिया की और राहुल की, इनमें 8-8 पत्ते बनाए हैं, 80-80 मार्क्स इन 2 बच्चों के आए। फर्स्ट आ गया रोहन, सेकंड आ गए प्रिया एंड राहुल, दोनों बच्चे सेकंड आ गए, दोनों के 80 मार्क्स हैं। अब 80 से कम है 70, 70 मैं पत्तों पे ही देख लेती हूँ, इनसे एक कम पे आ रहा है सचिन का और सिम्मी का, इन दोनों बच्चों के 70 मार्क्स हैं, तो ये थर्ड आ गए ये दोनों बच्चे। उसके बाद एंड में विकास और मयंक, इन दोनों के 60-60 मार्क्स आ रहे हैं, इनके 6-6 पत्ते हैं, तो इनके 60 मार्क्स, तो ये लास्ट में रह गए। तो मैंने एकदम से इनकी पिक्चर्स देख के ही मेरे को एकदम से पता चल गया। अब आप कहोगे कि पिक्चर्स अगर नहीं देख सकते, तो आप पिक्चर की जगह वहां पे कुछ उभरा हुआ कुछ भी लगाओ, आप टच से भी आप पता कर सकते हो। आप इनको टच करोगे तो आपको टच करके पता चल जाएगा, ये तो आपको आता है ना, टच करके आप पता कर सकते हो कि 9, अगर आप मन के रख लो, इनकी जगह बटन्स रख लो,
या मोती रख लो, कुछ भी चीजें रख लो आप प्लेन सरफेस पे पहले एक जैसे बिंदी भी चिपका सकते हो, वेरी गुड आइडिया। बिंदी भी आप फील कर सकते हो, है ना। जितने बच्चे जितने मार्क्स हैं उतने टेंडेंट की आप बिंदियां चिपका दो, या आप कॉइन्स रख दो, कुछ भी रख सकते हो बेटा। अगर पिक्चर देखने में दिक्कत है तो आप उभरी हुई चीजों को यूज करके भी ये पिक्टोग्राफ को डिपिक्ट कर सकते, ठीक है। तो आपके सामने पूरी पिक्चर क्लियर हो जाए। आप जब टच करोगे, बिंदियां चिपका दोगे तो और भी बढ़िया, वो खिसकेगी भी नहीं। ये बहुत अच्छा आइडिया दिया कोमल ने। कोमल आप जरूर आया करो क्लास में बेटा, ठीक है। हाँ, नहीं सच्ची हेल्प हो जाती है, मैं तो खुद आप लोगों से बड़ा कुछ सीखती हूँ। हाँ, ओके, हाँ, ये भी अच्छा आइडिया, गुड। आप लोगों को भी फायदा हो रहा होगा, ये बातें सीखने को मिल जाती है ना। हाँ, ठीक है। तो आप लोग बिंदियां चिपका के भी कर सकते हो पिक्टोग्राफ को। मैंने जस्ट आपको बताया है कि एक तरीका यह है कि पिक्चर्स बना देनी है, ठीक है। हमारे पास दोनों तरह के बच्चे हैं, तो पिक्चर्स भी मैं साथ में बता रही हूँ और बिंदी चिपकाने का भी साथ में बता रही हूँ, ठीक है। तो ये मेथड है पिक्टोग्राफ रिप्रेजेंटेशन, इसको बोलते हैं। आप कुछ भी बना सकते हो। ऐसे ही मैं अगर आपको एक क्वेश्चन दूं, पर आपको ना ये डायरेक्ट ही पता चल जाएंगे। अब इसी में आगे ना इन्होंने एग्जांपल्स दिए हुए हैं। अब इन्होंने फूल बना दिए, फूलों की शेप्स बना दी है। तो बिंदी, क्योंकि स्टिकर वाली चीज है ये बिंदी, तो मुझे बहुत अच्छा लगा आइडिया। ऐसे ही एग्जांपल दे देती हूँ। जैसे प्लेयर्स हैं, कोई मैच खेल रहे हैं, उन्होंने रन बनाए हैं। एक बच्चे ने 120 रन बनाए, सुरेश ने 80 बनाए, शाहिद ने 70 बनाए, विपिन ने 150, सोनू ने 60 बनाए। तो सबके अलग अलग आए। इसको रिप्रेजेंट कैसे करना है पिक्टोरियली, तो इनमें इन्होंने फ्लावर्स बना दिए हैं। मनीष के आगे यहाँ पे इन्होंने 10-10 का एक फ्लावर बना लिया। तो जैसे 120 है तो 12 फ्लावर्स बना दिए उसके आगे। फिर 80 वाले सुरेश के 80 हैं तो सुरेश के सामने 8 फ्लावर्स बना दिए। आप बिंदियां चिपका सकते हो वहां पे 8, है ना। या आप कोई चीज भी रख सकते हो, कुछ भी कर सकते हो ऐसा। और फिर शाहिद के 70 है तो आप 7 इसके हो गए। विपिन के 150 है तो 15 बिंदियां इसकी लगा दी आपने। फिर सोनू के 60 है तो 60 की जगह 6 फ्लावर्स बना दिए या बिंदी लगा दी। अब इनको आप जब आप इसको ऑब्जर्व करोगे, आप हाथ लगा के भी आप पता कर सकते हो। सबसे लंबी लाइन विपिन की है, तो आप इनको बिंदियों पे हाथ रख रख के, उंगली रख रख के काउंट कर लो कितनी बिंदियां, 15। तो ये टॉपर है, सबसे मतलब सबसे ज्यादा रन इसने बनाए, है ना, विपिन ने बनाए। फिर अगला आप फील करके देख सकते हो कि मनीष ने इससे कम बनाए हैं। मनीष के 120, 12 आप गिनोगे, 12 को 10 से गुना करोगे तो 120 आ गया। तो हमारा मेन पर्पस था, आपको मैंने बताना था कि डाटा को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो उसके लिए मैं आपको बता रही थी पिक्टोग्राफ। पिक्टोग्राफ मतलब पिक्चर्स बना बना के लोग उसको रिप्रेजेंट कर देते हैं और पिक्चर्स को काउंट कर लेते हैं। तो वो देखने में भी पता चल जाता है किसमें ज्यादा है। और अगर देख नहीं सकते तो उनको फील करके, जैसे बिंदी का एग्जांपल लिया हमने, बिंदियां लगा दी, तो वो भी एक। या आप मैग्नेट्स भी यूज कर सकते हो, एक है ना, मैग्नेट्स भी लगा सकते, मैग्नेटिक, अगर आपको वो बेस मिल जाए तो मैग्नेट चिपका दो छोटे छोटे, है ना, वो भी कर सकते। एक तो ये तरीका है। दूसरा मेथड है बार ग्राफ। बार ग्राफ अब आपको मैं बताती हूँ, उसमें ग्राफ की जरूरत पड़ती है लेकिन अभी काउंटिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी। बार ग्राफ में एक लाइन हम हॉरिजॉन्टल लगाते हैं और उसी लाइन के लेफ्ट कॉर्नर से एक लाइन वर्टिकल। तो ये एल शेप बन जाती है लाइंस की, जो हम पेंसिल से ड्रॉ करते हैं जैसे। तो एल शेप बन गई, एक ऊपर से नीचे आ रही है और उसी को राइट साइड पे मोड़ दिया तो एल बन गया। अब जो एल का नीचे कॉर्नर है ना, ऊपर की लाइन और नीचे की लाइन जहाँ पे मिल रही है आपस में, उस पॉइंट को 0 का नाम दे देंगे। 0, उसके नीचे पॉइंट, उस पॉइंट को साइड पे 0 लिख दो। अब जो नीचे की लाइन है उसमें 1 2 3 4 5 ऐसे इक्वल डिस्टेंस पे हम पॉइंट्स लगा देंगे। अगर आपके पास ग्राफ का यही होता है कि उसमें आपको मेजर नहीं करना पड़ता स्केल से, आप एक एक बॉक्स के एंड को एक एक पॉइंट मान के चल पड़ते हो, बस इतना ही यूज है ग्राफ का। और अगर आपके पास ग्राफ नहीं है, आप प्लेन पेपर पे बना रहे हो इसको, तो आप एक एल शेप में लाइन बना लोगे, एक ऊपर से आएगी और उसको राइट में मोड़ दोगे और उसका कॉर्नर हमने जो ले लिया वो 0 है। और जो नीचे हॉरिजॉन्टल लाइन है उसमें इक्वल डिस्टेंस पे, मान लो आप स्केल ले रहे हो तो स्केल में
एक एक सेंटीमीटर पे आप ले सकते हो या आधे आधे सेंटीमीटर पे पॉइंट ले लो। तो पहला पॉइंट लिया, उस पे 10 लिख दिया, नीचे लाइन के नीचे पॉइंट लिख के, लाइन के ऊपर पॉइंट लिया और पॉइंट के नीचे लिखा 10। उससे अगला पॉइंट इक्वल डिस्टेंस पे, उतनी डिस्टेंस की दूरी पे दूसरा पॉइंट लिया और उसके नीचे भी हमने लिख दिया 20। इसी तरह तीसरे पॉइंट के नीचे 30, चौथे के नीचे 40, फिर 50, फिर 60, ऐसे हमने इक्वल डिस्टेंस पे सारे 100 तक पॉइंट्स ले लिए। ठीक है, अब हम लेफ्ट वाली वो जो वर्टिकल लाइन है उस पे आ जाएंगे। नीचे हमने 0 लिया था, उसके ऊपर पहला पॉइंट उतने ही डिस्टेंस, जैसे हमने हॉरिजॉन्टल लाइन पे लिया डिस्टेंस, ऐसे ही उस पे वर्टिकल पे भी हम पॉइंट्स लेते जाएंगे एक के बाद एक। हमने उनको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है, इधर वाली वर्टिकल लाइन को भी और हॉरिजॉन्टल लाइन को भी, दोनों लाइंस को इक्वल पार्ट्स में हमने डिवाइड कर दिया। अब इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने के बाद नीचे हमने डिवीजन कर दी, इनकी एक एक यूनिट सबको दे दिया। और लेफ्ट साइड पे ये जो वर्टिकल लाइन है, इसके लेफ्ट साइड पे हर पॉइंट पे हमने बच्चों के नाम लिख दिए। ठीक है, तो जो वर्टिकल लाइन है वो बच्चों के नाम शो कर रही है और जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वो उनके मार्क्स के लिए मार्किंग करती है, 10, 20, 30 ऐसे। ठीक है, अब हमने हर बच्चे के मार्क्स जैसे हमने शो करने हैं, तो जैसे हमने नीचे मार्क्स लिए हुए, अब राजीव है, मान लो पहला बच्चा है राजीव, उसके आए 70 मार्क्स, तो हमने लेफ्ट साइड पे राजीव नाम लिखा और उसके आगे एक बार बना दिया। बार समझते हो, जैसे आइसक्रीम खाते हो सब, उसको हम बार बोलते हैं। वो ऐसे जैसे मान लो आपके हाथ में उसकी डंडी है, स्टिक है, और उस पे आइसक्रीम लगी हुई है, तो ये आइसक्रीम की शेप में चौरस में ऐसे एक बॉक्स सा बन गया। आपने राजीव के मार्क्स 70 हैं, तो उसकी जो आइसक्रीम का जो बॉक्स बन रहा है उसको हमने कितना लंबा लेके जाना है, 70 वाले पॉइंट तक लंबी लाइन लगा देनी है। तो हमने आइसक्रीम को आगे 70 तक खींच दिया, डंडी नहीं, सिर्फ आइसक्रीम आइसक्रीम। तो ये एक रेक्टेंगुलर बॉक्स हो गया राजीव के सामने 70 तक, 70 के ऊपर राजीव के सामने ऐसे एक बॉक्स बन गया, बार बन गया, इसको बार बोल। इसी तरह इसके ऊपर अगले कॉलम जो हमने लिया था, अगले मार्क्स आ गए रवि के आए हैं 80 मार्क्स। ऊपर हमने रवि लिखा और उसके सामने ऐसे लेटा हुआ बार बना दिया, आइसक्रीम को लिटा दिया हमने ग्राफ में, और ऐसे ये लंबा बार बन गया 80 सेंटीमीटर। 80 जो है वो इधर से देखना है और रवि के सामने बार बनाना है। ये चीज समझ आ गई। इसी तरह से और स्टूडेंट्स के जितने जितने मार्क्स हैं उतना उतना लंबा बार बनाते जाओ। ओके, तो ये बार कोई लंबा कोई छोटा उनके अकॉर्डिंग बनते जाएंगे बार, और इनको कलर्ड कर देते हैं कई बार या शेडिंग कर देते हैं इसमें, ताकि जैसे ही उनको देखा जाए तो हम उसको देख लें भी ये कौन सा है जिसका ज्यादा मार्क्स है, कौन सा बच्चा है जिसके कम मार्क्स। ठीक है, तो ये इसका मेथड है। एक तरीका ये है आड़ी लाइनें, आड़े बार, दूसरा है ये तिरछे वाले, ये तिरछे वाले बताए हैं मैंने। और अगर आड़े वाले बनाने हैं, ज्यादातर हम आड़े वाले ही बनाते हैं। उसमें क्या करना है, बच्चों के नाम नीचे ले लेने हैं बेस पे, और जो वर्टिकल लाइन है उसके ऊपर उनके मार्क्स ले लेने हैं। जैसे वर्टिकल वाले हैं उस पे 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 ऐसे ऐसे इक्वल इंटरवल पे 100 तक ले लेंगे। और नीचे जो है वो एक, जैसे पहला पॉइंट लिया, दूसरा लिया, पॉइंट्स लगा के पहला हमने ले लिया राजीव, एक ले लिया, फिर रवि, राज, अना, ऐसे करके नाम लिख लिया। नीचे वाली लाइन के नीचे हम एक एक इंटरवल पे नाम लिख। ठीक है, तो अब नाम के अकॉर्डिंग जैसे राजीव है उसके 70 नंबर आए हैं, तो 70 के सामने पॉइंट लेके नीचे से राजीव के, जहाँ राजीव लिखा है वहां से नीचे से ऊपर तक हम लाइन लगा देंगे और बॉक्स बन जाएगा ये रेक्टेंगुलर, और इसकी हम शेडिंग कर देंगे तो ये बॉक्स बन गया, बार बन गया, इसको हम बार बोलते हैं। इसी तरह अगला बच्चा है रवि, उसके 80 नंबर आए हैं, 80 मार्क्स आए हैं, तो रवि के ऊपर एक लंबा बार चलेगा, वो 80 के सामने तक आएगा। ओके, इसी तरह अगला बच्चा, उसके 85 मार्क्स हैं, तो 80 और 90 के सेंटर में 85 है, 85 के सामने वहां पे एक बार आएगा। अभी अब्बास ने रिप्रेजेंट किया है एक ग्राफ, ये बार ग्राफ है, जो बच्चे देख सकते हैं वो देख लें। इसने शेडिंग की है, पहले ग्राफ में रेड कलर कर दिया, दूसरे में ग्रीन कर दिया, ब्लू कर दिया,
तीसरे में मैरून, फिर से ऑरेंज, फिर ग्रीन, अलग अलग कलर कर दिए। आप चाहो तो एक ही ब्लैक एंड व्हाइट भी यूज कर सकते हो, ब्लैक कलर का कर दो, ब्लू कलर, एक ही कलर के सारे भी कर सकते हो, डिफरेंट कलर्स भी कर सकते हो, एक ही कलर भी कर सकते हो, कलर ना भी करो, सिर्फ शेडिंग कर दो। हाँ हाँ, एक एक बॉक्स छोड़ेंगे, क्योंकि तभी हमें पता। हाँ, जो बार ग्राफ है ना बेटा, उसमें हम बीच में गैप, मतलब एक बॉक्स बनाया, उसके बाद एक बॉक्स छोड़ दिया, फिर अगला बॉक्स लिया, जैसे हमने राजीव का एक बॉक्स बनाया, उसके बाद रवि का बनाया, फिर राज का बनाया, सब बच्चों के अलग अलग बॉक्सेस बनेंगे, इसको बोलते हैं बार ग्राफ। और अगर हम बीच में गैप ना छोड़ें, एक बॉक्स के साथ दूसरा बॉक्स साथ में ही शुरू हो जाए और हम कलर से शो कर रहे हैं उसको शेडिंग में, तो उसको हम बोलते हैं हिस्टोग्राम। ठीक है, आज बाई चांस आपने पूछ लिया तो मैंने बता दिया, नहीं तो मैंने कल बताना था हिस्टोग्राम के। तो ये हो गया बार ग्राफ। ठीक है, अब इतने तक सबको समझ आ गया? मुश्किल तो नहीं लगा बच्चों? कोई बोला नहीं मुश्किल लगा? नहीं समझ आया बच्चों को? बार ग्राफ नहीं समझ आया? बार ग्राफ मतलब हम ना, जैसे मान लो, मैं आपको और सिंपल लैंग्वेज में बताती हूँ। बार, अब आप छोड़ो, 10-20 का चक्कर भी छोड़ो, हमने एक प्लेटफॉर्म बनाया सीधा। ठीक है, एक प्लेटफॉर्म के ऊपर हमने पिलर्स खड़े कर दिए। पिलर्स तो पता है ना सबको, बिजली के खंभे पता है सबको, पिलर्स बिजली के खंभे पता है ना, है ना। हम, आप अपने दिमाग में ये इमेजिन करो कि हमने खंभे खड़े करे हैं, पिलर्स खड़े करे हैं। ठीक है, जिसके 70 नंबर आए उसका उसका लेवल 70 जितना रखा, जिसके 100 नंबर आए उसका 100 के लेवल पे, उसका थोड़ा लंबा हो गया पिलर, है ना। ठीक है, जिसके 80 मार्क्स आए उसका 70 और 100 के बीच में थोड़ा सा कम, है ना। जिसके 90 है उसका 100 से और भी थोड़ा सा कम लंबा पिलर। तो पिलर्स की लंबाई से हमें पता चल जाता है कि किसके नंबर ज्यादा है और किसके कम है। अब समझ आ गया? ये हमने पिलर्स खड़े किए हैं। ठीक है, कोई बच्चा, जैसे कोई बच्चा लंबा होता है, कोई थोड़ा छोटा, कोई थोड़ा छोटा, ऐसे पिलर्स कोई लंबे होते हैं, कोई छोटे होते हैं, कोई बीच के होते हैं ना। पिलर्स की अलग अलग हाइट है, सबकी हाइट अलग। हमने इनकी पिलर्स की हाइट के फॉर्म में ये ग्राफ बनाया है, जो हमने बनाया ना बार ग्राफ। ये आप इमेजिन करो, पिलर्स खड़े हैं बस। अब सबको समझ आ गया? हाँ हाँ, चाहे तो हम पिलर के बीच में लिख लें या पिलर के ऊपर, या मैंने नीचे लिख दिया, मैंने एक लाइन खींची, उसके ऊपर पिलर बना दिए, और पिलर्स की अलग अलग हाइट है। हर पिलर के नीचे उस बच्चे का नाम लिख दिया जिसका वो पिलर है। हर बच्चे को एक एक पिलर अलॉट कर दिया, और पिलर की हाइट से हमें पता चल जाएगा कि वो बच्चा कहाँ स्टैंड कर रहा है। उसके 70 मार्क्स हैं, 80 हैं, वो पिलर्स की लंबाई से पता चलता है। आप लोगों की हाइट है, किसी की 5 फीट 8 इंच है, किसी की 5 फीट 6 इंच है, किसी की 5 फीट है, किसी की 6 फीट है, सबकी अलग अलग हाइट है ना। तो आप सबको, बच्चों को अगर खड़ा कर दूं, मैं 10 बच्चों को सामने खड़ा कर दूं, तो उनकी हाइट से पता चलता जाता है ना, उनकी ऑब्जर्व करने। और मैं अगर छू के भी देखूं, तो मैं सिर पे हाथ रख रख के सबके देख के ऐसे ऑब्जर्व कर सकती हूँ ना कि कौन सा बच्चा सबसे लंबा है और उससे छोटा कौन सा है, उससे छोटा कौन सा है। कर सकती हूँ ना पता। ये वही चीज है, ये वही है बार ग्राफ। अब मेरे को लगता है सबको क्लियर हो गया होगा। अब बेटा किसी को भी कोई डाउट है तो फिर बता दो, नहीं तो मैं और समझा सकती। कोई बच्चा ऐसा जिसको बिल्कुल समझ नहीं आया ये बार ग्राफ क्या है? हमारा हमारा इस टाइम ग्राफ समझने का रोल नहीं है। हमारा समझने, ग्राफ तो मैंने आपको एक्स्ट्रा नॉलेज दे दी है, हमें ग्राफ की जरूरत नहीं है। हम प्लेन पेपर पे भी बना सकते हैं, नाप नाप के बस इक्वल डिस्टेंस। जैसे आपको बच्चों को मैं खड़ा करूं, 10 बच्चे मैंने खड़े करने हैं हाइट देखने के लिए, तो मैं एक बच्चे को रूम के कॉर्नर में खड़ा करती हूँ, उसको, दूसरे बच्चे को कहती हूँ 1 फुट दूर खड़े हो, फिर तीसरे बच्चे को कहती हूँ 1 फुट दो। मतलब पहला बच्चा खड़ा हुआ 0 पॉइंट पे, उसके बाद 1 फुट दूर दूसरा बच्चा, 2 फुट दूर तीसरा, 3 फीट दूर तीसरा बच्चा, 4 फीट दूर चौथा बच्चा, 5 फुट दूर पांचवा बच्चा। एक एक फुट की दूरी रखी है मैंने सब बच्चों में, आपस में डिस्टेंस रखा है। जैसे हम पेड़ लगाते हैं, हम कहते हैं ना 10-10 फुट की दूरी पे एक एक पेड़ लगाओ। अभी मैंने बच्चों को खड़ा किया, सबको एक एक फुट की दूरी। इसी तरह जब हमने कॉपी में पेपर पे या ब्रेल में एक लाइन नीचे खींची, उसके ऊपर बार बनाने हैं, तो उनमें आपस में इक्वल डिस्टेंस रखना जरूरी है। ये नहीं कि कोई इधर खड़ा कोई उधर खड़ा है।
आप करीने से खड़ा करोगे, बच्चों की प्रेयर भी होती है, हम करीने से खड़ा करते हैं उनको। ये तो नहीं कहते कोई कहीं भी खड़ा हो जाए, हम कहते हैं ना लाइन बनाओ, आगे से भी लाइन। आप स्कूल जाते हो ना सब बच्चे, आप सबको लाइन में खड़ा किया जाता है ना, खड़ा करते हैं कभी लाइन में आपको? तो बस वो करीने से, इनको भी हम करीने से लगा रहे हैं, बार्स को इक्वल डिस्टेंस पे लगा रहे हैं, और इनकी जो हाइट्स हैं उनको ऑब्जर्व करके हम पता कर लेते हैं कि कौन से बच्चे के ज्यादा नंबर, कौन से बच्चे के कम, और कौन से बच्चे के सबसे कम। ठीक है, मुझे अब बिना देखे अगर मुझे आप सबकी हाइट पता करनी है, मैं आप सब बच्चों को बोलूंगी एक लाइन में खड़े हो जाओ और आपस में डिस्टेंस रखो, नहीं तो आपस में टकराते जाओगे ना। अगर मैं कहूंगी डिस्टेंस नहीं रखना, तो आपके शोल्डर्स टच करेंगे एक दूसरे के साथ, है ना, धक्का भी लग सकता है। मैं आपको कहूंगी कि एक एक फुट की दूरी पे सब बच्चे खड़े हो जाओ, फिर मैं हाथ रख के देख सकती हूँ, छू के देख सकती हूँ, या मैं इंची टेप से देख सकती हूँ, ऑब्जर्व कर सकती हूँ कि कौन से बच्चे की कितनी हाइट है ना। ठीक है, तो ये एक मेथड है रिप्रेजेंट करने का भी। इसको अगर अब आप लोग जैसे ठीक है आप लोग देख नहीं सकते हो, तो आप लोग इसका उभरे हुए, आप इसके ऊपर कुछ भी लंबे स्केल्स रख लो, छोटे आप स्केल्स लेके रख सकते हो, बारीक बारीक। ठीक है, या आप पेंसिल्स रख सकते हो, पेंसिल्स को रख के भी कर सकते हो, पेंसिल या कोई कागज के गत्ते के टुकड़े काट के वो रख सकते हो। ठीक है, हाँ जैसे उंगली भी एक लंबी है, पांचों उंगलियों की हाइट बराबर नहीं है ना, तो आप छू के देखते हो ना उनको, सबसे बीच वाली सबसे लंबी है ना, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, ऐसे करते करते अंगूठा सबसे छोटा आ जाता है। आप छू के देखते हो ना उनको, टच करके पता चलता है ना। ऐसे इनके आप गत्ते के अगर पीसेस काट के बार्स बना लेते हो भी, ये इतना इतना है ना, ये 1 इंच का, ये 2 इंच का, इक्वल इंटरवल्स के, तो उनको यूज करके भी आप कर सकते हो। ठीक है, ठीक है। तो बेटा ये चैप्टर मुझे पता था कि ये सबसे मुश्किल चैप्टर है, ये वाला ज्योमेट्री वाला, ये समझाना और समझना सबसे मुश्किल है। मैंने इसीलिए इसको अब जाके उठाया, पहले नहीं ली। तो ये जस्ट स्टार्टिंग है, जब मैं अभी आप पहला दिन है ना, आज समझ रहे हो, आगे आपको ये इंटरेस्टिंग भी लगेगा जब आपके दिमाग में बैठ जाएगा। अब मेरे को लगता है कि अगर आपको मैंने ये बताया, चीज तो समझ आ गई ना। ओके, चलो फिर हम कंटिन्यू रखें इस टॉपिक को कल भी। ठीक है, ओके, वेरी गुड। और मुझे पता है, मुझे ना आप लोगों पे पूरा विश्वास है कि आप लोग सीख लोगे, मुझे अपने पे भी विश्वास है, मैं सिखा दूंगी, और मुझे आप पे भी विश्वास है कि आप लोग सीख जाओगे। और बेटा इसमें कोई हर्ज नहीं है कि अगर मैं कन्वे नहीं कर पा रही हूँ तो आप में से कोई कन्वे कर पाता है अच्छे से, तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, क्योंकि मैं वो चीज पूरी तरह आप लोगों की सिचुएशन मैं अंडरस्टैंड नहीं कर पाऊंगी, है ना। मैं अंदाजा ही लगा सकती हूँ, अंदाजे से ही करवा सकती हूँ, क्योंकि जिसने जिसने खुद भोगा होता है, भुगता होता है, उसको तो पता होता है ना उसको कैसे हैंडल करना है। मेरे लिए हो सकता है मैं उतना अच्छे से कन्वे ना कर पाऊँ, तो आप लोग मेरी हेल्प करोगे तो ये सब बच्चे सीख जाएंगे। ठीक है, ओके। अच्छा लगा वैसे टॉपिक? ओके, किसको बोरिंग लगा? ओके, ओके, ओके। आप समझ जाओगे, क्योंकि सबसे मुश्किल मुझे ग्राफ बनाना ही लग रहा था कि ग्राफ कैसे मैं समझाऊं। अदरवाइज आगे का काम जो है ना वो इजी आने वाला है, आगे का काम आपको मुश्किल नहीं लगेगा। ठीक है, ठीक है, चलो ओके, बाय बाय। आप सबको तो भूख लग गई होगी, 2 बज गए अब तो। ओके, एंजॉय योर लंच। ओके, बाय। हाँ जी, अच्छा।